बच्चों एवं प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं कौटिल्य का युद्ध दर्पण। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में उसका अगला भाग। ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग शुरुआत करते हैं दूत एवं गुप्तचर से। ठीक है, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया है दूतों के बारे में और गुप्तचरों के बारे में। दूतों का जो प्रमुख कार्य होता था वो होता था अपने राजा के संदेश को अन्य राजाओं तक पहुंचाना और वहां के संदेश को अपने तक लाकर पहुंचाना, अर्थात संदेशों को आदान प्रदान जो होता था संदेशों का वो दूतों के माध्यम से ही होता था। ठीक, चलिए, उस समय जो दूत होते थे, दूतों की 3 श्रेणियां होती हैं। हालांकि हमने इनका कार्य बता दिया है। दूतों का जो कार्य होता था वो है अपने संदेशों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अर्थात एक राजा जब कभी अन्य राजाओं के पास कोई संदेश भेजता था तो अपने द्वारा दूतों के माध्यम से भेजता था। अब इसमें यह देखना है कि दूत कैसा है। भाई उसके द्वारा हम उसको बता दें, वो जाकर अपनी भाषाओं में व्यक्त कर दे, वो ठीक है। कि दूत बोल नहीं पाएगा, उसको चिट्ठी लिख कर दे दिया जाए, पत्र लिख कर दे दिया जाए, वो ले जाकर पहुंचा दे, तो ठीक है। कौटिल्य ने जो दूतों का वर्णन किया है वो उनकी 3 श्रेणियां होती थी, अर्थात 3 प्रकार के दूतों का वर्णन उन्होंने किया है। जो फर्स्ट क्लास का जो दूत होता था उसे कहते हैं निःपृष्ठार्थ, जो प्रथम श्रेणी का राजदूत होता था। ये सुयोग्य होता था, बुद्धिमान होता था, प्रतिभाशाली होता था। ये राजा का अत्यंत ही विश्वास पात्र और राजा के बिल्कुल नजदीक रहने वाला होता है, अर्थात इतना विद्वान होता था और इतना राजा का वफादार होता था कि राजा को इनकी बुद्धि पर पूर्ण भरोसा होता था और उनके ऊपर वो आंख बंद करके उनके निर्णयों पर भी भरोसा कर लेते थे। ठीक है, तो वो होते थे, तो ऐसे दूत कहलाते थे निःपृष्ठार्थ। प्रथम श्रेणी के राजदूत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, राजा के वफादार, राज्य के वफादार, राजा के विश्वास पात्र एवं राजा के अत्यंत नजदीक रहने वाले। इन्हें जो है राजा की ओर से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता था, जो कि असीमित अधिकारों से युक्त होते थे, क्योंकि राजा को इन पर पूरा भरोसा होता था कि इनके द्वारा लिया गया निर्णय राज्य के हितों में ही होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि जो भी प्रथम श्रेणी के राजदूत थे, जैसे अंगद को ले लीजिए, महाभारत में शांतिदूत भगवान कृष्ण को ले लीजिए। हालांकि हनुमान जी दूत भी हैं, गुप्तचर भी हैं, इनको दोनों श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि ये सीता की खोज करने गए थे। लेकिन बाद में जब रावण की अशोक वाटिका को उजाड़े और मेघनाद के द्वारा पकड़े जाने पर इन्होंने अपने आप को रामदूत कहा है। उन्होंने कहा मैं श्री राम का दूत हूँ। ठीक है, तो उन्हें भी असीमित अधिकार प्राप्त था, क्योंकि लंका जलाने का अधिकार उनको भी आदेश नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से जलाया था। इसी तरह अंगद को ले लीजिए, पैर जमा कर वहां आना, पैर जमाने के बाद बिल्कुल जुए जैसे बिल्कुल स्थिति को पेश कर देना कि अगर आप में से कोई हमारा पैर उठा देगा तो भगवान राम वापस चले जाएंगे, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं था। लेकिन उनकी बुद्धि पर भगवान राम को भरोसा था, उनके ज्ञान पर भरोसा था, बल पर भरोसा था, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा था। तो इसीलिए इसमें शांतिदूत अंगद को प्रथम श्रेणी का राजदूत माना जाता है। अब भगवान कृष्ण को माना जाता है, जो कि शांतिदूत बनकर गए थे दुर्योधन के दरबार में। भाई दुर्योधन से इन्होंने यही कहा था कि आप पांडवों का राज्य वापस कर दीजिए, बाकी पांडव स्वयं वापस चले जाएंगे, पांडव जो है युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने ये भी कहा कि मैं पांडवों की ओर से केवल 5 गांव मांगता हूं, यानी 5 गांव पाकर भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। बताइए, एक दूत को इतना बड़ा अधिकार था कि वो 5 गांव में ही जिसका दूत बनकर गया है उसे संतुष्ट कर देता। तो कहने का मतलब वही है कि जो प्रथम श्रेणी के राजदूत होते थे उन्हें असीमित अधिकार प्राप्त होता था, राजा की ओर से कोई भी निर्णय ले सकते थे। और ऐसे उदाहरणों में हनुमान को ले सकते हैं, अंगद को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी वहां किया अपनी विवेक के साथ ही किया था। दूसरे प्रकार के जो राजदूत होते हैं उन्हें कहा जाता है परमितार्थ। ठीक, ये द्वितीय श्रेणी के राजदूत होते थे। इन्हें सीमित अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त था। ये राजा के आदेशानुसार कार्य करते थे। ये राजा के आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। इनका कार्य होता था कि अपने संदेश को अपने राजा के शब्दों में ही जाकर व्यक्त कर देना, अर्थात राजा के शब्दों में ही जाकर दूसरे राजा तक पहुंचा देना अपने संदेश को। अगर परमितार्थ की श्रेणी में देखा जाए तो इसको देख सकते हैं, जब दुर्योधन ने
गांधार नरेश के पुत्र शकुनी के पुत्र उलोक को भेजा था, तो उसने जो है जाकर पांडवों से खूब कठोर बातें कही थी, लेकिन अंत में उसने यही कहा कि महाराज ये शब्द मेरे नहीं, ये दुर्योधन के हैं। ठीक है, अर्थात दुर्योधन के शब्दों को दुर्योधन के ही वाक्यों में उसने ले जाकर पांडवों को सुना दिया, जिससे पांडव अपमानित भी हुए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की सजा उलोक को नहीं दिया, क्योंकि वो शब्द उलोक के नहीं, उलोक के होते तो जरूर पांडव सजा देते, लेकिन उसने कहा कि महाराज ये हमारे शब्द नहीं, ये दुर्योधन के। ठीक है, ये हो गए द्वितीय श्रेणी के राजदूत। और तृतीय श्रेणी के जो राजदूत होते हैं उन्हें कहा जाता था फाफनहर। ठीक है, फाफनहर ये तृतीय श्रेणी के राजदूत होते थे, जो कि निम्न कोट के होते थे। इनका कार्य मात्र संदेश वाहक का होता था, या यूं कह सकते हैं कि ये पत्र लिख कर ले जाते थे, राजा पत्र लिखकर इनको दे देता था, ये ले जाकर अन्य राजा तक पहुंचा देते थे, उस पत्र का उत्तर लाकर अपने राजा को देते थे। बाकी मुंह से इनको बोलना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं था। ठीक, पत्र के माध्यम से केवल पत्रवाहक का कार्य करते थे। ठीक, चलिए अगला है गुप्तचर। चाणक्य ने गुप्तचरों का भी वर्णन किया है, अर्थात गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करना, गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करना, जिसे कहते हैं जासूस। ठीक, जासूसों के जो प्रकार होते थे, इन्होंने 2 प्रकार के जासूसों का वर्णन किया है। पहला नंबर संस्था, जो अपने ही राज्य के अंदर कार्यरत रहते थे और राज्य की संपूर्ण घटनाओं की जानकारी राजा को लाकर प्रदान करते थे। और ये और भी क्या क्या कार्य करते थे, प्रजा, उच्च अधिकारी एवं राज्य के प्रत्येक वर्ग के बारे में भी ये जानकारी रखते थे। अर्थात जैसे राज्य के जो प्रमुख अंग होते हैं, राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, तो ऐसे ऐसे जो सेनापति होते हैं, इनके पास भी जो है, इनके लिए भी राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई उच्च अधिकारी शत्रु से मिल जाए, अब बदले में हमको निराशा हाथ लगे। इसलिए जो है, तो संस्था नामक जो गुप्तचर होते थे, जो अपने राज्य के अंदर ही रहकर राज्य की संपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखते थे और राजा को ले जाकर सूचनाओं को प्रदान करते थे, तो वो होते थे संस्था। और संस्था के अंतर्गत 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। आप देख सकते हैं इसमें, ये गुप्तचर जो है, अर्थात संस्था, एक स्थान पर रहने वाले 5 प्रकार के होते थे। पहला नंबर है कापटिक। कापटिक जो होते थे, ये छात्र या विद्यार्थी के रूप में रहते थे, या छात्र या विद्यार्थी के रूप में रहकर दूसरे का भेद जानने का प्रयास करते थे, उन्हें कापटिक कहा जाता था। दूसरा है उदास्थित। ये बुद्धिमान होते थे, सदाचारी होते थे, सन्यासी वेशधारी गुप्तचर होते थे, जो कि इस रूप में संपूर्ण गुप्त जानकारियों को जानने का प्रयास करते थे। तीसरा है गृहपति। बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब किसान भी हो सकते हैं, गृहस्थ वेशधारी गुप्तचर, ये इन्हें कहा जाता है गृहपति। दूसरा है, चौथा है वैदेहक। ये बनिया या व्यापारी के वेश में संपूर्ण राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अंतम है तापस। ये सिर मुड़ाकर या जटा रखकर, ठीक है, सिर मुड़ाकर या जटाधारी वेशधारी गुप्तचर होते थे, जो अपने इस रूप में गुप्त जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ठीक, ये हो गए संस्था के अधीन जो है 5 प्रकार के गुप्तचर। दूसरे प्रकार के जो गुप्तचर होते थे, उन्हें कहा जाता था संचार। संचार का कार्य क्या होता था, ये दूसरे या शत्रु राज्य के विषय में जानकारी एकत्र करने वाले गुप्तचर होते थे। शत्रु राज्य की शक्ति कम करने के लिए ये शत्रु अधिकारियों को मिलाने का कार्य करते थे, लालच देते थे, जनता को राज्य के विरुद्ध भड़काते थे, तोड़फोड़ कराते थे, विद्रोह कराते थे आदि। इनका कार्य यही होता था कि अन्य राज्यों तक या शत्रु राज्यों के राज्य में जाकर वहां की गुप्त सूचनाओं की सारी जानकारी देना, जरूरत पड़ने पर सभी अधिकारियों में तोड़फोड़ कराना, जनता में तोड़फोड़ कराना, हड़ताल कराना, विद्रोह कराना, दंगे फसाद करवा देना, ये संचार नामक गुप्तचर का कार्य होता था। ठीक, और इन्हें जो है, जो कि अन्य राज्यों में जाते थे, इसीलिए इनको भ्रमणशील चर भी कहा जाता था। ठीक, भ्रमणशील चर भी इनको कहा जाता था। और ये भ्रमणशील चर या संचार मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे, मुख्यतः 4 प्रकार के। इसमें पहला जो है वो है फत्री। फत्री जो कि हस्तरेखा, वशीकरण, सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन आदि की विद्या में पारंगत होते थे। इसके द्वारा ये
अन्य क्षेत्रों में जाकर गुप्त सूचनाएं जानकर प्रयास करते थे, क्योंकि इन्हीं विद्याओं के द्वारा इन्हें घर में प्रवेश करने का मौका मिलता था। जैसे हम लोग पंडित जी को बुलाकर देखते हैं, तो एक प्रकार से अपने घर में बुलाकर ही अपना शुभ अशुभ हाथ दिखाते हैं, कहीं बताते हैं बाबा जी हमारा भविष्य बताइए। तो इस प्रकार जो है ये विद्वान होते थे जिन्हें फत्री कहा जाता था। तो ये जो है अपने इन विद्याओं के द्वारा गुप्त सूचनाएं जानने का प्रयास करते थे, या यूं मान कह सकते हैं कि इन विद्याओं के द्वारा ये जो है जिसके यहाँ जानकारी प्राप्त करना होता था उनके घर में प्रवेश करते थे और उसके द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अगला है तीक्ष्ण, जो कि शूरवीर योद्धा होते थे, जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मारकाट करने में भी सक्षम होते थे। अर्थात ये योद्धा के रूप में होते थे, अर्थात हर प्रकार से ट्रेंड होते थे, जो कि शत्रु राज्य में जाकर गुप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। जरूरत पड़ी तो ये जो है मारकाट भी करने के लिए तैयार रहते थे। तीसरा है रफद। रफद जो होते थे ये क्रूर होते थे, दुष्ट होते थे, आलसी होते थे, निर्मोही प्रवृत्ति के होते थे और शत्रु को जहर देकर मारने में भी सक्षम होते थे। यानी ऐसे गुप्तचर, इनका प्रयोग कभी कभी ऐसे स्थानों पर भी किया जा सकता है जहां पर शत्रु को आतंकित करना होता है, अर्थात रसोई घर में घुस जाकर वहां पर जो है जहर मिलाकर चाहे राजा को मारना हो, चाहे शत्रु राज्य की संपूर्ण प्रजा को, जनता को मारना हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो ये अगला है भिक्षुकी, या इन्हें परिव्रजिका भी कहा जाता है। ये दरिद्र, विधवा, ब्राह्मणी, सन्यासिनी, घर में काम करने वाली महिला के रूप में अपने राज्य के अधिकारियों के घर में घुसकर भेद प्राप्त करना। कहने का मतलब अपने राज्य नहीं, अन्य राज्य में, अर्थात ये नौकरानी के रूप में भी हो सकती है, सन्यासिनी के रूप में भी हो सकती है, विधवा के रूप में, मान के चलिए कोई असहाय का रूप धारण करके शत्रु राज्य के अधिकारियों के यहाँ घुसकर वहां पर बिल्कुल दयनीय प्रवृत्ति के कारण शत्रु के अधिकारियों की दया की पात्र बनकर शत्रु के गुप्त भेदों को जानने का ये प्रयास करती थी। ठीक है, तो ये हो गई भिक्षुकी या परिव्रजिका। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं युद्ध कार्यालय। इसमें देख सकते हैं युद्ध कार्यालय, मेगास्थनीज ने युद्ध कार्यालय को 6 भागों में बांटा है और 6 भागों में भी बांटने के बाद हर भाग के या प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य होते हैं, अर्थात युद्ध कार्यालय 6 भागों में बटा होता था और हर भाग में या हर विभाग में 5 सदस्य होते थे। इसमें प्रथम विभाग जो है ये नाविकों या नौसेना से संबंधित होता था, द्वितीय विभाग परिवहन कर्मचारियों से संबंधित होता था, तृतीय विभाग पैदल सेना से संबंधित होता था, चतुर्थ विभाग अश्वारोही या घुड़सवार सेना से संबंधित होता था, पांचवां विभाग ये रथ सेना से संबंधित होता था, अंतिम विभाग या छठवां विभाग यह गज सेना या हाथियों की सेना से संबंधित होता था। इनके प्रमुख कार्य, इनका रख रखाव, हम इसके पहले जो है प्रथम सेमेस्टर के भारतीय रक्षा नीतियां एवं युद्ध कला में हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ चुके हैं मित्रों, तो इसमें आपको बहुत विस्तार से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में विदेश नीति। ठीक है, विदेश नीति चैप्टर लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ने में उबने लगेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।